चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। क्या पता है आपको? आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं पार्श्विक विस्थापन, जिसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा अपवर्तनांक और तीसरा अपेक्षिक अपवर्तनांक और चौथा प्रिज्म। यानी आज हम लोग इस चारों टॉपिक को क्या करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और इससे जो भी क्वेश्चन पूछता है वो सारा यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आपको हमने थंबनेल में टॉपिक लिखा हुआ है जिससे कि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो आपने देखा होगा, उससे भी पीछे का वीडियो देखा होगा। ये प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा वीडियो है, तो आप बारीकी से देखें, ज्यादा समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जो है। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है समझाने का प्रयास करेंगे, बस आप समझने का प्रयास कीजिए पूरा। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है ध्यान देंगे। वो है पार्श्विक पार्श्विक विस्थापन नाम है, पहला टॉपिक है। अभी इसको हम लोग समझेंगे। लेटेरल डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट में इतना बड़ा नाम ना लिख के एलडी लिखेंगे तो चलेगा ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एलडी। अब समझते हैं कि क्या होता है, प्यार से सुनिएगा, प्यार से समझिएगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण को ना कोई ग्लास स्लैब से जब गुजारते हैं ना, तो वो लाइट को ना एकदम पैरेलल शिफ्ट कर देती है। उसको हम पहले फिगर में बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए हम क्या बताने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा। क्या बोले, अभी एक बनाना है। एक ये देखिए, ये है ग्लास स्लैब। मेरा कहने का मतलब कांच का ये स्लैब है, ग्लास स्लैब। ठीक है, इसका नाम दे दिए, ये है आपका ग्लास स्लैब। ऊपर एयर है आपको पता है, नीचे भी एयर है आपको पता है। रेयर, डेंसर, रेयर, विरल, सघन, विरल, खाली खाली, विरल, सघन, विरल। होगा क्या, होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा तो मजा आ जाएगा। होगा यूं कि लाइट एक इधर आएगा ऐसे, और लाइट जब ऐसे आएगा तो आप जानते हैं कि जैसे इसका माध्यम बदला, एयर टू रेयर टू डेंसर में इन किया, एयर से कहा आ गया, एयर से आ गया ग्लास में। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, यानी दिशा बदलेगा, किसका, प्रकाश का। यानी जिधर वो जाने वाला था उधर नहीं जाएगा, तो किधर जाएगा सर? तो आप पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं पहले से, ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या करता है, मुड़ता है। किसकी ओर मुड़ता है? अभिलंब की ओर, ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं आप। ऐसा एक घटना होने वाला है, होता ही है। अब समझना क्या है, इसको समझिएगा। फिर यहां देखिए गौर से, फिर यहां पे जो है डेंसर टू रेयर में आ रहा है। फिर यहां पे क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर, सघन से विरल। तो फिर यहां विलंब से दूर हटेगा, दूर हटेगा। ये आपको पहले से पता है, नो डाउट, बस हमको बताना है ऐसे। तो यहां क्या हुआ कि अगर गौर कीजिएगा, ये ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहली बात कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ कि जब प्रकाश आ रही थी तो उसके रास्ता में कौन आ गया, ग्लास स्लैब, कांच का टुकड़ा। अगर ये कांच का टुकड़ा नहीं होता तो प्रकाश घूमता मुड़ता नहीं, सीधे के सीधे निकल जाता। मान लीजिए कि ग्लास आया तो देखिए प्रकाश ऐसे 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 गया। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ ग्लास स्लैब नहीं है, मान लेते हैं ग्लास स्लैब नहीं है। तो जब ग्लास स्लैब नहीं होता, भाई साहब ध्यान दीजिएगा पूरा, ग्लास स्लैब नहीं होता
तो जैसे प्रकाश आया था बेचारा, ऐसे आया था, ऐसे ही चल जाता कि नहीं चल जाता? देखिएगा ध्यान से, ऐसे आया था, ऐसे चला जाता, चला जाता। अगर ये कांच का स्लैब नहीं होता, ग्लास स्लैब नहीं होता, तो प्रकाश ऐसे चला जाता। उसके वजह से प्रकाश ऐसे ऐसे किया। लेकिन रियल में देखिए तो क्या किया, ग्लास स्लैब ना प्रकाश को पैरेलल शिफ्ट कर दिया। देखिए पैरेलल, इधर से जाना था उसके समांतर, इधर थोड़ा शिफ्ट कर दिया। यानी पैरेलल शिफ्ट करना, यानी ग्लास स्लैब को ना, ये पार्श्विक विस्थापन क्या है, तो ये क्यों होता है पता है आपको? ये होता है, इसलिए होता है कि प्रकाश को आप ग्लास से गुजारे हैं, ग्लास स्लैब से गुजारे हैं, इसलिए ये घटना हुआ है। ये घटना का नाम क्या है? पार्श्विक विस्थापन। तो ये क्या है पार्श्विक विस्थापन? तो देखिए ना क्या है, प्रकाश को, लाइट को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इसी घटना को नाम है पार्श्विक विस्थापन। यानी विस्थापित कर दिया, विस्थापन कर दिया। अर्थात इस रे को, यहां तो आपतन कोण है आई बोलेंगे, यहां देखिए वो निर्गत किरण है। कौन किरण है? निर्गत किरण, निर्गत किरण, समझिएगा, इमरजेंट। यहाँ आई बराबर ई, लगभग आई ई के बराबर है। तो यहाँ पे घटना क्या हो रहा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण, ये है कौन किरण? आपतित किरण, और ये कौन है? निर्गत किरण। ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, कोई दूरी आ रहा है क्या? दोनों आपतित किरण, निर्गत किरण, दो समांतर किरण के बीच में एक दूरी है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही ना क्या कहा जाता है? पार्श्विक विस्थापन। यानी जो इसके बीच का जो लंबवत दूरी होगा, इसके बीच का, इसके बीच मतलब किसके बीच? आपतित और निर्गत के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी ग्लास स्लैब नहीं होता तो पार्श्विक विस्थापन होता नहीं होता। यानी पार्श्विक विस्थापन का मुख्य कारण ग्लास स्लैब। ये क्या करता है? लाइट को पैरेलली शिफ्ट कर देता है। जो आप देखे ऐसे ना जाके ऐसे हो गया, पैरेलली शिफ्ट हो गया। तो यही हो गया कि जो पैरेलली शिफ्ट कितना किया, तो हम बोलेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, वही होता है पार्श्विक विस्थापन। कितना लाइट को विस्थापित कर दिया, बस वही है। तो ये आप समझ गए होंगे कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। समझ में आया क्या है पार्श्विक विस्थापन? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और सिंपल सा है कि ये ग्लास स्लैब की वजह से हुआ है। ग्लास स्लैब का एक अपना नेचर हो गया कि लाइट को पैरेलली शिफ्ट कर देना। अब इससे क्वेश्चन क्या आने वाला है, सुनिएगा ध्यान से। ये किन किन बातों पे निर्भर करता है? कौन? ग्लास स्लैब। किन किन बातों पे निर्भर करता है? मतलब ये जो पार्श्विक विस्थापन है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा होगा कि कम होगा, कब ज्यादा होगा कम कम होगा, ये समझना है। यानी ग्लास स्लैब के अकॉर्डिंग इस पे कुछ आएगा, आप इसको नोट कीजिएगा 1 नंबर पॉइंट में। सबसे पहले अगर आपतन कोण बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ई बढ़ेगा तो ई क्या होगा? ज्यादा पैरेलल शिफ्ट करेगा। अर्थात आपतन कोण का मान बढ़ेगा ना, कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आपतन कोण क्या बोलेगा? आपतन कोण को हम लोग कोण एंगल आई बोलते हैं ना। अगर ये मान लीजिए बढ़ रहा है तो समझिए कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। पहला पॉइंट नोट कर लिए। दूसरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो हटाते हैं, देखिएगा साउंड वगैरह ध्यान देते रहिएगा। अब दूसरा, अगर ग्लास स्लैब की मोटाई बढ़ाया जाए ना, तो उसमें भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अर्थात मोटाई, थिकनेस, किसका मोटाई? ग्लास स्लैब का थिकनेस अगर हम बढ़ा दे, यानी ग्लास स्लैब को मोटा कर दे, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? तीसरा, अगर अपवर्तनांक n को अगर बढ़ाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। चौथा, आप ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना, साउंड वगैरह वहां देखते रहेंगे ध्यान से, ठीक है? साउंड बहुत जरूरी है देखना। अब रंग पे बात करते हैं कि सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस कलर का होता है, किस रंग का पार्श्विक विस्थापन सबसे ज्यादा होता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा किस रंग का पार्श्विक विस्थापन सबसे ज्यादा होता है।
तो जो ज्यादा छितराता है ना वही ज्यादा मूव करेगा, वही ज्यादा टर्न करेगा। तो ज्यादा कौन छितराता है? बैगनी, अर्थात बैगनी, वायोलेट, बैगनी, बैगनी का लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है रंगों में। बैगनी का लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होता है। और पचमा एंड लास्ट बात, ये एक उल्टा, देखिए सुनिएगा, आपतन कोण बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और ये एक अलग बात है कि कलर में सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस रंग का होता है? बैगनी का होता है। और एक चीज उल्टा होता है कि किसी का अगर तरंग दैर्ध्य लेमडा अगर कमेगा ना तो एलडी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, अर्थात किसी का तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट घटेगा। यानी सब में सीधा रिलेशन है, देखिएगा ध्यान से। आपतन कोण बढ़ा तो यो बढ़ा, मोटाई बढ़ा तो यो बढ़ा, अपवर्तनांक बढ़ा तो यो बढ़ा। एक कलर की बात है कि बैगनी का ज्यादा होता है। और चौथा बड़े मुख्य रूप से ये पचवा बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी का अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और किसी का लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम है तो उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा। यानी तरंग दैर्ध्य और लेटरल डिस्प्लेसमेंट में उल्टा रिलेशन है। तो यही है आपका पार्श्विक विस्थापन कि पैरेलली शिफ्ट करना ग्लास स्लैब द्वारा ही कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। निर्गत किरण और आपतित किरण के समांतर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, और दोनों के बीच के लंबवत दूरी को ही क्या कहा जाता है? पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। और आपको यहाँ पे फैक्ट 4-5 को लिख दिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम की चीज है। चलिए, तो ये पार्श्विक विस्थापन आपने समझा, आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक क्या होने वाला है आपको पता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या टॉपिक के नाम दिए? अपवर्तनांक। ये क्या होता है सर? पहले अपवर्तनांक होता क्या है पहले ये बताइए, हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए। तो ये इंग्लिश में इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक को। लेकिन ये होता क्या, सुनिएगा। जैसे हम अभी आपको बोले कि सबसे ज्यादा प्रकाश कहाँ स्पीड होता है, प्रकाश का अधिकतम चाल कहाँ होता है? तो आप बोलेंगे निर्वात में। क्यों? निर्वात खाली खाली जगह पे, यानी प्रकाश का स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आप बोलेंगे निर्वात में होता है। तो मेरा कहना है कि निर्वात में ज्यादा होता है, फिर पानी में उससे कम होता है, कांच में उससे कम होता है। तो अगर दो माध्यम का बात समझिएगा कि इस रास्ते से उस रास्ते में गए, ई माध्यम से ऊ माध्यम में गए, तो लाइट के स्पीड में क्या प्रभाव पड़ा? और लाइट के स्पीड में प्रभाव पड़ेगा तो उसका दिशा बदलेगा। यानी प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। यानी अपवर्तनांक माध्यमों में कंपेयर कराता है कि ई माध्यम में कितना प्रकाश के चाल, ऊ माध्यम में कितना प्रकाश की चाल। अर्थात अपवर्तनांक के पहला मतलब हो गया कि माध्यम, कथी हो गया? माध्यम। मतलब मीडियम का ही चीज है कि अपवर्तनांक का मतलब मीडियम। ये मीडियम माध्यम के बारे में बताएगा कि जैसे कि पानी में और कांच में प्रकाश की, पानी और, सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिएगा, पानी और निर्वात में प्रकाश के चाल का जो रेशियो है ना, वो अपवर्तनांक कहलाता है। नहीं समझे होंगे? दोबारा समझे, तिबारा समझे, समझ जाएंगे। अपवर्तनांक को समझा रहे हैं। ये बोला जाता है, जैसे हम है, सुनिएगा गौर से, मैं हूं, अगर कोई हमसे अभी आया कोई बच्चा, तो बच्चा को हम क्या किए? धकेल दिए। हम कितना ताकत से धकले? हमसे कंपेयर हो रहा है। फिर दूसरा बच्चा आया, उसको हम कितना ताकत से धकले, लेकिन कंपेयर हमसे हो रहा है। तीसरा बच्चा आया, उसको हम धकले, कंपेयर हमसे हो रहा है। अर्थात जब प्रकाश की माध्यम का कंपेयर किससे हो? निर्वात से हो। किसी का भी कंपेयर किससे हो? निर्वात से हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक, या निरपेक्ष अपवर्तनांक इसको बोलेंगे। कौन अपवर्तनांक? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल सकते हैं। तो अपवर्तनांक सर हुआ क्या? तो सुनिएगा ध्यान से, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, किसमें? यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को आप निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, यानी अपवर्तनांक का बोल सकते हैं। और अपवर्तनांक को डिनोट किया जाता है छोटका एन से। किससे? छोटका एन से।
अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ नहीं आया होगा, तो आप फिर से समझेंगे। कंपेयर हमसे है, हम बच्चा को धकेल रहे हैं, बात समझिएगा। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के रेशियो को, अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन ऊपर कौन होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। यही हम बोल रहे हैं कि जैसे हम हैं और कोई भी हो सकता है, उसी प्रकार अपवर्तनांक को समझिए कि निर्वात में प्रकाश के चाल को कंपेयर कर रहा है किसी भी माध्यम से, कोई भी माध्यम से, तो उस चीज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। और निरपेक्ष इसलिए कि हम लोग यहाँ निर्वात से कंपेयर करते हैं। अर्थात अपवर्तनांक का डिफिनेशन होने जा रहा है कि शून्य में प्रकाश की चाल, चाहे निर्वात, बात एक है, ठीक है, शून्य में, शून्य बोलिए या निर्वात बोलिए, शून्य का मतलब एक है कि जहां हवो न हो। शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो अब डिफिनेशन याद हो गया कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को आप क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी सिंपल अपवर्तनांक बोल सकते हैं। तो अपवर्तनांक में क्या हो रहा है, निर्वात से कंपेयर हो रहा है माध्यम के स्पीड का, लाइट के स्पीड का। ठीक है, याद हो गया, क्या बोलेंगे, बोलिए तो। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत किसी को। तो सर इतना बात जो हम लिखे हैं, तो क्या अपवर्तनांक को शॉर्ट में बोलते हैं, एन मतलब कथी हो गया, अपवर्तनांक। और निर्वात में जो प्रकाश के चाल होता है ना, लिखा है निर्वात में प्रकाश के चाल, उसको शॉर्ट में सी बोल दीजिएगा तो काम हो जाएगा। सी कथी बोल दीजिएगा, सी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट किसमें, निर्वात में, तो एन बराबर सी। और नीचे है माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब स्पीड ऑफ लाइट लेकिन किसमें, माध्यम में, तो उसको बोलेंगे सी एम। सी एम, तो एन बराबर हो गया सी बटा में सी एम। मतलब अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और अनुपात के मतलब बट्टा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल, तो एन बराबर सी बटा में सी एम। क्या इस बात को समझ पाए, अपवर्तनांक को समझ पाए। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। तो आप अभी देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला, क्या देखें, क्या देखें कि निर्वात में प्रकाश की चाल, कथी में, हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टा में कथी, माध्यम में, अनुपात मतलब बट्टा, बट्टा माध्यम में, आवाज गौर कीजिएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब सुनिएगा, इसी को शॉर्ट में अपवर्तनांक को लोग एन बोलता है और निर्वात में प्रकाश की चाल को सी बोलता है और माध्यम में सी एम बोलता है। एन बराबर सी बट्टा में सी एम। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, कोई की दिक्कत नहीं होगी। अब सुनिएगा, हम प्यार से बहुत चीज अभी सिखाने वाले हैं, थोड़ा सा समझिएगा। तो अपवर्तनांक में किससे कंपेयर हो रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल से कंपेयर हो रहा है। ओके, अब आप बताइए, कभी भी सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसमें होता है, निर्वात में होता है। यानी ऊपर का जो है, समझिएगा बात, ऊपर का जो है सी, ये तो निर्वात में प्रकाश की चाल है ना, और ये हमेशा सबसे ज्यादा होता है, तो ये बड़ा होगा। और माध्यम कोई भी हो, एक रास्ते से छोटे होगा, एक रास्ते से छोट होगा। और आप मैथ के स्टूडेंट है, कोई भी बड़ा नंबर में अगर छोटा नंबर से भाग देंगे तो रिजल्ट हमेशा एक से बड़ा आएगा, आएगा ना।
जैसे 4 में 2 से दिए, बड़ा में छोट से, हमेशा 1 से बड़ा आएगा। अर्थात सर n का मान, n मतलब अपवर्तनांक, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 1 से छोटा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, याद रखिएगा आज के बाद बहुत दिनों तक। अपवर्तनांक का मान कहियो 1 से छोटा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर तो बैठल है बड़का, नीचा कोई भी आएगा तो छोटका, तो बड़का में छोटका से भाग देंगे तो हमेशा 1 से बड़े आएगा, 1 से छोट नहीं आएगा। लेकिन एक केस ऐसा है जहां 1 हो जाता है, वो कौन केस है सर? तो ध्यान सुनिएगा, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। क्यों? क्योंकि ऊपरो निर्वात, अब नीचू निर्वात, कट के 1, अर्थात निर्वात, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। कितना होता है? और हम ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? निर्वात का। बोल सकते हैं कि सबसे कम अपवर्तनांक, यह लाइन में, सबसे कम अपवर्तनांक, सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का होता है। किसका होता है? निर्वात का होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो सरल लाइन हम लिख रहे हैं कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, अपवर्तनांक 1 से छोटा नहीं हो सकता। दूसरा लाइन लिखे कि निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, और यह जान लीजिए कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? निर्वात का। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका? निर्वात का। कितना? 1। और कहेगा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका? जल्दी से कमेंट कीजिए। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का हीरा का। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका? हीरा का। डायमंड नाम सुने होंगे, हीरा। कितना सर जी? कितना? 2.42, 2.42। तो सबसे कम अपवर्तनांक 1 कर निर्वाते का, और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका? हीरा का। कितना? तो 2.42। और ऑब्जेक्टिव में आता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। और चौथा बात, देखिए रेशियो ना है, ये स्पीड है तो स्पीड का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, अर्थात अपवर्तनांक मात्रकहीन राशि है। अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अगला ये भी लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक, क्या बोले? अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। क्या मेरा बात समझ पाए? चारों बात लिखे कि अपवर्तनांक 1 से कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझा दिए थे। अपवर्तनांक सबसे कम निर्वाते का होता है 1, सबसे ज्यादा हीरा का, और अपवर्तनांक बीमाहीन मात्रकहीन राशि है। अभी तक। लेकिन एक चीज अभी भी आप नहीं समझोगे, हमको पता है। वो कौन चीज है सर? कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42, इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब समझिए। इसका आखिर मतलब क्या है? ये तो हम रट लेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, लेकिन इसका शाब्दिक मतलब हमको समझने का एक मतलब चाहिए ना, कि क्या मतलब है। इसका मतलब यह हुआ, प्यार से सुनिएगा, एकदम समझा देंगे, कि अगर किसी लाइट का स्पीड हीरा में मान लेते हैं, हीरा में कितना है? 100 किलोमीटर पर सेकेंड, 100 किलोमीटर पर सेकेंड हीरा में। हीरा में कितना है? 100 किलोमीटर पर सेकेंड। हीरा के अपवर्तनांक कितना है? 2.42। मतलब निर्वात में जो हो जाएगा, जैसे हीरा में, अगर हीरा में प्रकाश का चाल इतना है, प्रकाश का चाल इतना है, तो निर्वात में एक का 2.42 गुना हो जाएगा। यानी अगर निर्वात में कितना हो जाएगा? 100 का 2.42 यानी 242 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका यह मतलब हुआ। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 यह बता रहा है कि हीरा में प्रकाश चलेगा ना, उसका 2.42 गुना कहाँ चलेगा? निर्वात में। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 आ गया, 1.5, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
कि उसमें जो भी प्रकाश चलेगा वो 1.5 गुना चलेगा निर्वात में। ये मतलब है, 1.5 आना, 1 आना, कुछ भी आना, तो उससे उतना गुना चलेगा निर्वात में। ठीक है, तो अभी हम 2-3 क्वेश्चन देंगे जो आप करिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। अभी 2-3 क्वेश्चन देंगे, आप करके दिखाइएगा तुरंत अभी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए याद कर लीजिए इस सारा लाइन को, काम देगा आपको। ठीक है चलिए एक क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, क्वेश्चन लिखिए तो जल्दी से। क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन दे दे, चलिए आप बताइए, आप बताएंगे जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक सब लोग बताएंगे, तब तक हम पानी पी लेंगे। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? और दूसरा बता दीजिए कांच का अपवर्तनांक। और तीसरा बता दीजिए वायु, एयर का अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक पढ़ रहे थे, इसको बढ़िया समझ लेते हैं। तीनों बताइए, थोड़ा सा पानी लाओ तो वहां से। तीनों का जल्दी से बताएंगे आप लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, जल्दी से लेकिन बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। बताएं, अब हम बताते हैं, सुनिएगा। अब वर्तनांक का क्या फॉर्मूला है, बोलिए, ये क्या आ गया, चलिए। वर्तनांक का क्या फॉर्मूला है, अभी जस्ट हमने रटाया है कि ऊपर क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आपसे पूछा कि जल का अपवर्तनांक बताओ, तो फॉर्मूला कैसे होगा, ऊपर तो हो जाएगा निर्वात मतलब सी, और नीचे हो जाएगा सी एम। एम कथी है, जल है, जल मतलब वाटर, सी डब्ल्यू। तो बोलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल तो सब जानता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो सबसे ज्यादा होता है। तो लिखते हैं 3 लाख, हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और नीचा कथी में चाहिए, वाटर में प्रकाश की चाल, तो याद होना चाहिए, वाटर मतलब जल में प्रकाश चाल कितना होता है, 2,25,000, कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको याद होना चाहिए। बोलिए, किलोमीटर पर सेकेंड खत्म, ऊपर से 3 को शून्य से नीचे 3 को शून्य, खत्म। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिएगा, अब काटिए, तो 25 से कटेगा कितना मरतबे, 25 9, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 200, तो 9 मरतबे। और ये 25 से कट जाएगा कितना मरतबे, 25 चौका 100, 4 8 12 मरतबे ना। फिर 3 से 3 तिहाई 9, और 3 चौक 12, कट के आ गया 4/3। 4/3 डिवाइड करेंगे तो वो 1.33 के आसपास आ जाएगा। यानी जल का अपवर्तनांक 1.33, जल का अपवर्तनांक कितना, 1.33 आपको निकाल के दिखा है। इसका क्या मतलब, इसका यह मतलब कि जल में जो स्पीड होगा ना, उसका 1.33 गुना कहाँ होगा, निर्वात में, प्रकाश का स्पीड, लाइट का स्पीड। ठीक है, चलिए। अब बोला कांच का अपवर्तनांक बताओ, तो फिर से वही बात, ऊपर क्या, ऊपर क्या, तो ऊपर सी बटा में सी, सी कथी कांच है तो ग्लास, सी जी, माने निर्वात में प्रकाश की चाल उतने 3 लाख। और माध्यम क्या है, ग्लास, कांच, तो कांच, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये याद होना चाहिए। दो तीन को चीज तो याद करना पड़ेगा। 2 लाख, एक और सुनना ना, 3 2 5 से 3 2 5 खत्म, 3/2
और 3 में जब 2 से भाग देंगे तो 1.5, 1.5 आ गया। मतलब कि कांच में जितना लाइट का स्पीड है उसका 1.5 गुना स्पीड कहाँ होगा, निर्वात में। ये यह कह रहा है, चीजों को समझिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, रटिए मत। तो आज के बाद अगर एग्जाम में आया कि कांच का अपवर्तनांक बताओ तो कितना बोलेंगे, 1.5। जल का अपवर्तनांक बताओ कितना बोलेंगे, 1.33। और वायु का अपवर्तनांक पूछा है, हवा का, तो ऊपर हो गया निर्वात में, नीचा हो गया एयर में। और जान लीजिए निर्वातों में होता है 3 लाख किलोमीटर इधर तो। चलिए, वायु का अपवर्तनांक पूछा तो ऊपर तो निर्वात और नीचा सी एयर। ऊपर तो 3 लाख, और जान लीजिए लगभग थोड़ा सा का होता है फर्क, लेकिन लगभग हवा में भी उतना ही मान लिया जाता है, लाइट का स्पीड उतना ही मान ही लिया जाता है, अर्थात यहाँ भी उतना ही होगा। कट के कितना रहेगा, 1। कितना रहेगा, 1। और यही आपको बोले थे कि हवा में, निर्वात में, शून्य में जो प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, सबसे कम होता है। अब ये क्या बोले, हीरा का है, चाहे जिसका भी है, और सबसे ज्यादा हीरा का होता है, जो आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में रामबाण है, आता है 2.42 अपवर्तनांक। ये छोटा छोटा बात आपको आना चाहिए, ठीक है। और अपवर्तनांक उम्मीद करते हैं कि हमने समझा दिया होगा। अपवर्तनांक का शाब्दिक मतलब क्या है, फिजिक्स में मतलब क्या है, और ये क्या कहना चाहता है हमने समझाया। अपवर्तनांक सिर्फ इतना कहना चाहता है कि हमारा से तू कै गुना कम होता है, कै गुना ज्यादा होते हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं तू हमसे उम्र में 2 गुना छोटा है, हमसे 4 गुना छोटा है। तो उसी प्रकार लाइट का होता है, निर्वात का होता है माध्यम से, कि तुम हमसे इतना कम स्पीड दोगे, तुम हमसे इतना कम स्पीड दोगे। इसीलिए वो टॉपिक बना अपवर्तनांक। अपवर्तनांक माध्यम को कंपेयर कराता है, ओके, बिना माध्यम के अपवर्तनांक नहीं। ये आगे बढ़े। आगे जो आने वाला है ध्यान देंगे, बहुत अच्छा चीज आने वाला है। ठीक है, चलिए, और आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे क्या आने वाला है भाई, अपेक्षिक, क्या बोले, अपेक्षिक अपवर्तनांक। थोड़ा देर पहले अपवर्तनांक या अपेक्षिक क्या होता है, अपवर्तनांक। देखिए समझा देंगे तो आप एक बार में समझ जाइएगा, एक बार में बस समझना है। अपवर्तनांक को समझ ले है ना, ये अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है 1 मिनट में समझिएगा। देखिए उसमें क्या था कि एगो तो निर्वात में, एगो कोई माध्यम में। अब क्या है कि 2 गो माध्यम में, माध्यम में 2 गो माध्यम के अपवर्तनांक को अगर कंपेयर किया जाए तो बनता है अपेक्षिक अपवर्तनांक। जैसे अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि ऊपर हमेशा क्या आता था, निर्वात में प्रकाश चल, बटा में कांच हो, जल हो, जो भी हो ऐसे होता था। अब क्या है कि 2 गो माध्यम लेना है, यानी 2 माध्यम के अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब जल का अपवर्तनांक और कांच के अपवर्तनांक, तो 2 गो अलग अलग हो गया माध्यम, तो जल के अपवर्तनांक, कांच के अपवर्तनांक, ये दोनों को जब रेशियो निकालेंगे तो कौन बन जाएगा, अपेक्षिक अपवर्तनांक। अर्थात अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, तो 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात है। ये भी अपवर्त, सुनिए गौर से, ये भी रेशियो ही है, अनुपात ही है, वो भी अनुपात था। तो वो जो था ऊपर क्या था, निर्वात में प्रकाश काल बटा में माध्यम में, और ये क्या है कि ऊपरों माध्यम और नीचू माध्यम, यानी 2 माध्यम में ही कंपेयर कराता है अपेक्षिक अपवर्तनांक। कोई डाउट किसी को, ये 2 माध्यम में कंपेयर कराता है, तो इसका इसका डिफिनेशन क्या होगा कि 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से सुनेंगे, क्या को माध्यम मिलेगा, ये 2 माध्यम, 2 माध्यमों के, सिंपल, 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्योंकि 2 माध्यम के अपवर्तनांक को तुलना कराता है, तो इसको कैसे बोलते हैं फिजिक्स में, 2 माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, यानी 2 माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात, 2 माध्यम था पहले,
नहीं था, एक माध्यम था। अब दो माध्यम के अपवर्तनांक का अनुपात, अपेक्षिक अपवर्तनांक। ओके, तो चलिए इसका डिफिनेशन इतना बार बोले लिख लेंगे, नहीं तो आप सुन के लिख लीजिए, हम एक बार लास्टली बोलते हैं। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। हो गया? अच्छा, सुनिएगा तो मानते हैं, पर ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। माध्यम एक का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक माध्यम एक का अपवर्तनांक को हम मान लिए n1, माध्यम दो को माध्यम लेना है ना, माध्यम दो का अपवर्तनांक को मान लिए n2। तो निरपेक्ष क्या कहता है, इसी का कहता है, देखिए क्या कहता है, ये कहता है माध्यम वन का माध्यम दो के साथ रेशियो। ठीक है, तो हो जाएगा n, सुनिएगा ध्यान से, माध्यम वन का अपवर्तनांक अनुपात मतलब बटा माध्यम दो का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, n1 बटा में n2। यानी ये भी क्या है, दो अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक का अनुपात है। कोई दिक्कत? तो जल्दी से इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बताते हैं, ठीक है? नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देखिएगा आएगा माध्यम दो का अपवर्तनांक, सुनिएगा ध्यान से, माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष, के सापेक्ष। इस चीज को कैसे लिखना है ध्यान से सुनिएगा। माध्यम दो का अपवर्तनांक, जिसका पूछेगा ना उसको पहले लिखिएगा। किसका पूछा है? माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? एक के सापेक्ष। तो माध्यम दो का पूछा है तो बोलेंगे n2, माध्यम जो पूछेगा उसको पहले, तो n2 इसका मतलब हुआ माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले वाला n2 बटा में n। किसी को दिक्कत है क्या? n2 बराबर क्या हो गया, n2 बटा में n1। किसी को दिक्कत? थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर ऐसा रहता तो, माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष, तो इसको लिख के बता दीजिएगा कैसे लिखाएगा से। बोलिए किसका इस बार पूछ रहा है? माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? दो के सापेक्ष। तो जिसका पूछेगा उसको पहले, तो माध्यम एक का पूछ रहा है तो माध्यम एक पहले तब दो, और फिर ऊपर कैसे लिखाएगा, n1 बटा में n2। बहुत अच्छा, क्या आप इस चीज को समझे? बोलिए। और इसका फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक और n2 बराबर n2 मतलब दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक। तो ऊपर क्या होता है फॉर्मूला, निर्वात में प्रकाश के चार, अब बटा में माध्यम दो यानी C2। अब बटा में देखिएगा n1 का क्या मतलब है, माध्यम वन में अपवर्तनांक, तो माध्यम ऊपरों C या नीचा C1। ठीक है, और ये पलटेंगे इसको ऐसे आप, C बटा C2 दूने C1 बटा में C, तो C से C कटा, फाइनल क्या आया, C1 बटा में C2। तो आई से एक और याद रखिएगा कि n2 बराबर हो जाएगा C1 बटा में C2। तो जब प्रकाश के चाल लिखिएगा तो देखिए गौर से,
दू वन था तो दू बट्टा में एक, एक दू था तो एक बट्टा में दू, एन में था, एन में आंसर दे रहे थे एन टू वन तो एन टू बटा में एन वन, एन वन टू तो एन वन बटा में एन टू। अब जब सी में आंसर देने लगे एन टू वन का आंसर क्या हो गया, सी वन बटा में सी टू वन, पलट गया। जब प्रकाश के चाल में बोलेंगे तो पहले बाद वाला और तब नीचे फर्स्ट वाला। तो आप ये सब छोटे छोटे चीजों पर क्या कीजिए, ध्यान दीजिए और तब आगे बढ़िए। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहतरीन चीज है। हाँ साउंड चल रहा है, हेलो साउंड दे रहा है, चलिए कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे हम हेडिंग लगाएंगे प्रिज्म। क्या हेडिंग लगाएंगे, प्रिज्म। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म, और प्रिज्म को समझाएंगे भी, और हम प्रयास करेंगे कि प्रिज्म को बहुत अच्छे से समझाए। प्रिज्म होता क्या है, ठीक है, प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म, प्रिज्म, प्रिज्म ये क्या होता है भाई। सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्रिज्म के बारे में, हेलो हेलो, प्रिज्म के बारे में सबसे पहले बताऊं कि प्रिज्म में ना 5 गो सतह होता है। कितने सतह होता है, प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। आप बोलेंगे पहले सतह बताने लगे, हाँ प्रिज्म में टोटल कितने सतह होते हैं, 5 सतह। प्रिज्म में टोटल कितने सतह होते हैं, 5 सतह। अच्छा, और ये 5 सतह में गौर कीजिएगा कि 3 गो, सॉरी कितना, 3 आयताकार सतह होता है, आयताकार रेक्टेंगुलर सतह, प्लेन। और 2 गो होता है त्रिभुजाकार। आप देखेंगे प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह, 3 गो आयताकार और 2 गो त्रिभुजाकार। लेकिन अभी तक आपने प्रिज्म को देखा नहीं है, अब आपको हम प्रिज्म दिखाते हैं। पहले आप प्रिज्म को देखिए, ठीक है। यही होता है प्रिज्म। अगर आपको फिगर से क्लियर नहीं होगा तो अभी हम करके दिखाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। प्रिज्म क्या आपको क्लियर हो रहा है, देखिए प्रिज्म में क्या हो रहा है। एक उन्ने से देखिए आयताकार सतह नजर आ रहा है, आयताकार सतह वो वाला, और एक ए वाला, एक नीचे वाला बेस, और इन्ने वाला त्रिभुजाकार और इन्ने वाला त्रिभुजाकार। नहीं समझे, फिर से समझेंगे हम लोग। क्या बोले, देखिएगा ध्यान से, ये प्रिज्म है। तो प्रिज्म में 5 सतह में से देखिए कैसे हो रहा है, एक आयताकार इधर वाला आयताकार सतह, और एक इन्ने वाला, और एक बेस नीचे वाला, और आगे से त्रिभुजाकार, पीछे से त्रिभुजाकार। मतलब 5 सतह में से 3 गो कैसा हो गया, आयताकार, और 2 गो त्रिभुजाकार। यही है आपका प्रिज्म। बट जब लोग बोर्ड पे बनाएगा तो ऐसा तो बनेगा नहीं, तो इसका केवल फ्रंट साइज ले लेता है, फ्रंट साइड मतलब त्रिभुजाकार। दोबारा सुनेंगे। अच्छा, प्रकाश किधर से आएगा, त्रिभुजाकार से कि आयताकार से, आयताकार से। देखिए ओनहू आयताकार, एनहू आयताकार, तो प्रकाश उन्ने से आएगा, इन्ने निकल जाएगा। गौर कीजिए, उधर भी आयताकार, तो प्रकाश इधर से घुसा और इधर निकलेगा, यानी अपवर्तक पृष्ठ ये दोनों हुआ। और ये क्या है, तो ये तो त्रिभुजाकार है आगे पीछे। और नीचे क्या है सर, नीचे नीचे ये बेस, बेस ये भी आयताकार क्या है, बेस है। गौर कीजिएगा। अब आपको अगर समझ आए तो देखिए ऐसे होता है फिर ई मेरा हाथ देख रहे हैं, ये भी आयताकार, ये भी आयताकार, और नीचे अब कैसे दिखाऊं, तो ये वो हाथ है, नीचे ये भी आयताकार, समझ रहे हैं, ये वो आयताकार, ये दोनों आयताकार है, ये आयताकार, 3 आयताकार। तो सामने आप देखेंगे कि जरूर एगो त्रिभुजाकार बन गया। एगो त्रिभुजाकार इधर से, एगो त्रिभुजाकार इधर से। तो प्रकाश किधर से आएगा, बोलने का इधर से, चाहे इधर से, इधर से, इधर लेफ्ट से आएगा। प्रकाश इधर से आएगा, इधर निकल जाएगा, यानी आयताकार पृष्ठ से आएगा, आयताकार भी निकल जाएगा। और एक अपना प्रिज्म का नेचर होता है, भाई साहब ध्यान से सुनेंगे। ये नेचर, प्रिज्म का नेचर है कि प्रकाश जैसे में घुसेगा ना, अंदर देखिएगा, अंदर से ऐसे घुसेगा ऐसे, तो वो ना अपना बेस की तरफ, किधर, बेस की तरफ मुड़ता है। प्रिज्म से जब प्रकाश घुसता है तो बेस की तरफ मुड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। आइए सर, एक आदमी आ जाइए 1 सेकंड के लिए, थोड़ा सा बच्चा को प्रिज्म समझाना है, ठीक है। आइए, एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी से बहुत अच्छा समझ जाएगा बच्चा। एक कॉपी लेके आइए, लेके आइए जल्दी। थोड़ा सा प्रिंट बता देते हैं कैसा होता है ऐसे।
आइए जल्दी आइए, ऐसे आपको दिखाऊं, जल्दी आइए, एक आदमी और आ जाएंगे, हो जाएगा क्लियर। आइए जल्दी जल्दी फास्ट। देखिए, इसको पकड़िए पहले, हम बताते हैं इसे। ऐसे देख रहे हैं ना, ये प्रिज्म का दो सतह हो जाएगा ऐसे, और नीचे से एक कॉपी ऐसे लगा देंगे। इसको पकड़ लीजिए दोनों आदमी, हम समझा देते हैं सब कुछ। ऐसे जो छूटे हम यहाँ छोड़ देंगे तो गिर जाएगा। हो गया ना। देखिए क्या होता है, प्रिज्म का ही शेप है, इधर से लाइट घुसेगा, इधर से ये जो देख रहे हैं, और इधर को निकल जाएगा। मतलब आयताकार में प्रिज्म आयताकार हो गया, ये आयताकार पृष्ठ, ये भी आयताकार पृष्ठ, ये भी आयताकार, लेकिन ये सामने वाला जो है त्रिभुजाकार, इधर त्रिभुजाकार। मतलब 5 गो में ई वाला नीचे वाला 3 गो हो गया आयताकार, आई 2 गो त्रिभुजाकार। लाइट किधर से घुसेगा, इधर से, और निकलेगा किधर, इधर से। तो 2 गो पर तो हो गया लाइट घुसने वाला निकलने वाला, तो निचला का आयताकार क्या है, ये बेस है, प्रिज्म का बेस है। तो प्रिज्म का एक अपना नेचर है कि इधर से जो भी प्रकाश घुसेगा ना, वो अपना बेस की तरफ झुकेगा। किधर झुकेगा, बेस की तरफ झुकेगा। इसलिए प्रकाश ऐसे आता है, बेस की तरफ झुक जाता है। और ये जो यहाँ कोण देख रहे हैं, एंगल यहाँ, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। कौन कौन, प्रिज्म कोण। तो गौर कीजिएगा, ये तो एगो त्रिभुज बन रहा है, अब त्रिभुज में ये कोण है, इसी कोण को बोला जाता है प्रिज्म कोण। तो अगर आपसे परीक्षा में आया कि प्रिज्म कोण कितना होता है, तो 60 60 60, यानी प्रिज्म कोण 60 डिग्री। प्रिज्म कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। बात को समझे। तो प्रिज्म में यह 5 सतह है, लाइट इधर घुसेगा, इधर निकलेगा, नीचे नेचर है झुका देगा, और ये त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार, यही समझाना था। तो इसी को ना हम बोर्ड पर केवल त्रिभुजाकार लेके समझाएंगे। ऐसे थोड़ा सा मूव कीजिए, ऐसे यही सब हो रहा है, समझ रहे हैं। इधर से आयताकार, इधर था आयताकार, नीचे आयताकार, ठीक है, और ये दोनों त्रिभुजाकार। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको फिगर से समझेंगे। आवाज जा रहा है ना सर, बैटरी डिस्चार्ज था, ठीक है। चलिए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप समझे होंगे। आइएगा ध्यान से। तो अब इसको हम एक फिगर से बनाएंगे। मतलब प्रिज्म को 60 डिग्री समझ गए, 5 को सतह भी समझ गए, सब कुछ अब समझ रहे होंगे, समझदार हो गए हम। आइए यहाँ, 3 गो आयताकार, 2 गो त्रिभुजाकार, प्रिज्म कोण कितना, 60 डिग्री। अब लेकिन हम जो बनाने जा रहे हैं उसको ध्यान से, सीखने वाली बात है। अब जो बनाने जा रहे हैं उसको ध्यान से सीखना है। कैसे सीखना है, ध्यान से, ध्यान से। दिखाई दिया, ऊपर देखिए, दिखाई दिया त्रिभुज। ये प्रिज्म का अगला साइज है जो भी आपको बताया है, क्योंकि पूरा प्रिज्म ऐसे कॉपी हो तो कॉपी ऐसे खड़ा करे, कॉपी ऐसे खड़ा होगा नहीं, ऐसा होता तो देखिए मक्खी मच्छर को, यहाँ कोई दिक्कत। अब आप जानते हैं, दिखाई दे रहा है सर, ओके ओके, बहुत अच्छा। थोड़ा मक्खी परेशान कर रही है, तो काम है परेशान करना। देखिए, लाइट एक गया ऐसे, लाइट गया, और अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि प्रिज्म का नेचर क्या है, प्रकाश को नीचे मुड़ाना, बेस की तरफ मुड़ा देना। तो लाइट ऐसे गया ना, तो लाइट बेचारा को चल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। ये ऐसे नहीं जाएगा, तो कैसे जाएगा सर, तो प्रकाश यहां से मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर विरल है, इधर सघन है, फिर विरल है, मतलब ये कांच का ना है प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है, तो कांच का पारदर्शी पदार्थ से बना होता है, 5 सतहों से घिरा होता है, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब आर पार करने वाला, ओके, शीशा का बना होता है। तो लाइट जो गया, भी लाइट जो गया वो ऐसे चल जाता, कब, जब ये कांच न रहता तब। अब कांच है तो ये अपना दिशा बदलेगा, तो यहां से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। आप प्यार से देखेंगे, मेरा काम है प्यार से समझाना। क्या करना, अब जो लाइट है आपका, ध्यान दीजिएगा, अब जो आपका लाइट है वो लाइट अब ऐसे जाएगा, वो लाइट अब ऐसे जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, लाइट अब ऐसे जाएगा, इस पथ से चला गया। इस पथ से क्यों गया, क्योंकि इसका नेचर है कि नीचे, नेचर है, आप जानते हैं ना कि लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दिशा बदलता है, तो दिशा नीचे ही बदलेगा, ऊपर क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका जो बेस है ना वो नीचे, उसका अपना नेचर खींच लेगा। जो समझिए। अब यहां से भी फिर अब सघन से विरल में जा रहा है तो फिर दिशा बदलेगा,
एक बेस खींच देते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा, अब लाइट ना फिर यहां से ऐसे आएगा, ऐसे। देखिए लाइट कैसे कैसे गया, कैसे कैसे आया। लाइट गया ऐसे, उधर न जाके चल गया इधर, और इधर पास हो गया। अगर लाइट, सुनिएगा ध्यान से, अगर लाइट इधर ना आता तो इधर बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये निर्गत किरण है और ये फिर से कौन है, आपतित, ऐसे जाता है। तो इसके बीच जो एंगल बना ना, इसको एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण इसी को बोला जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। इसको डेल्टा से, किससे, डेल्टा से सूचित करते हैं, ये डेल्टा से, यही होता है डेल्टा। और प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोना वाला जो हम समझाए थे फिगर में। तो यही है प्रिज्म, यही है। देखिए ये जो जा रही थी वो वाला, और निर्गत किरण को आगे बढ़ाइए, ये दोनों के बीच जो एंगल बनता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन को। ठीक है, तो लाइट गया ऐसे और ऐसे चला आया। ठीक है, बहुत सारी इसमें बात भी है, तो हम लोग को इसमें इसमें इतना ही पढ़ना है। फिर आगे पढ़ना है वर्ग विक्षेपण प्रिज्म से ना, तो वहां प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो है सूरज का सनलाइट, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और उसका एक ऑर्डर होता है विबजियोर का, वो सब आगे की चैप्टर में मानव नेत्र में पढ़ना है। तो वहां हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि किसका तरंग दर ज्यादा होता है, किसका कम होता है, इस सारी बातों को हम लोग अगले, लेकिन यहाँ केवल प्रिज्म को जानना था, जो हम लोग जानेंगे कि प्रिज्म का इतना ही काम है, प्रिज्म इतना ही होता है। एक लड़का क्वेश्चन कमेंट में किया था, पूछ रहा था कि सर ये बताइए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का टाइम इंटरवल क्या है। तो सुनिए, सूर्योदय होने से ना 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देते रहता है। अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ना 4 मिनट फॉल्स रहता है। तो वही क्वेश्चन था, एक बच्चा कमेंट किया था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कितना टाइमिंग का रहता है, गैपिंग 4 मिनट का। 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई दे देगा और 2 मिनट बाद दिखाई देगा। कोई पूछेगा किसके कारण, तो बोलेगा अपवर्तन के कारण। ये सूर्य जो है उदय से पहले ही दिखा देता है, और उस सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है, 2-2 मिनट, 4 मिनट टोटल। ये किसके वजह से, तो बोलेगा अपवर्तन की वजह से। तो आज हम लोग बस ये 4 टॉपिक पढ़े हैं, और कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां स्टार्ट होगा लेंस, और लेंस को पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, जैसे अभी आप पढ़े। ठीक, तो कल जरूर देखेंगे, मिलेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।